ओके, सो इसके बाद फिर हम बात करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस के बाद या टू स्टेप वेरिफिकेशन के बाद फिर हम बात करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स की। ओके, डिजिटल फॉरेंसिक्स इज द डिस्कवरी, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस फाउंड ऑन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। मैनी एरियाज यूज डिजिटल फॉरेंसिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होती है? डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब ये होता है कि हम ऐसे एविडेंसेस जमा करें जो कि कंप्यूटर या नेटवर्क्स के ऊपर मौजूद हों, जिनके थ्रू हमें ये पता चल सके कि असल में किसने गड़बड़ की थी या किसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म की थी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर होता ही है कि अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई, किसी मिसाल के तौर पर किसी का मर्डर हो गया खुदा न खास्ता, तो मर्डर जब हो गया तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर एविडेंसेस किस किस तरह के मौजूद हैं और फिर उनके फॉरेंसिक टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक टेस्ट करवाने से मुराद उस जगह पर कोई किसी किस्म का कोई टूल तो नहीं मिला, मिसाल के तौर पर कोई नाइफ हो गया या कोई बुलेट का शेल हो गया, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं मिली। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो उसको टेस्ट करने के लिए लैब भिजवाया जाता है, उसकी फॉरेंसिक टेस्टिंग होती है। ठीक है, उसको देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है कि ये जो वाक़या परफॉर्म हुआ था, जो मर्डर हुआ था, तो वो किस तरह के टूल से हुआ हो सकता है या एविडेंस वहाँ पर किस तरह के हालात व वाक़यात थे, सिनेरियो किस तरह का था। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉरेंसिक्स के अंदर आती हैं। जब हम डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करते हैं तो फिर हम ये तमाम चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज़ डेटा फ़र्ज़ करें चोरी हो गया या आपका कंप्यूटर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, ये कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई, जो इंट्रूडर था या जो चुराने वाला था वो कौन से रास्ते से आया, उसने कौन सी पोर्ट को एक्सेस कर लिया, आपकी कौन सा आईपी एड्रेस यूज़ कर लिया आपका। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आती हैं। मैनी एरियाज़ यूज़ डिजिटल फॉरेंसिक्स। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स यूज़ करती हैं। क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर्स हैं जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स यूज़ करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इंश्योरेंस एजेंसीज़ हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब की सब डिजिटल फॉरेंसिक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर सिक्योरिटी थेफ्ट है। सिक्योरिटी थेफ्ट अकर्स व्हेन समवन स्टील्स सॉफ्टवेयर मीडिया, intentionally erase programs or illegally registers and or activates a program, illegally copies a program। सबसे पहले तो ये कि सॉफ्टवेयर थेफ्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये कि आपका सॉफ्टवेयर ही चोरी हो गया, कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो था वो कोई चोरी करके लेके चला गया। ठीक है, दूसरा इंटेंशनली इरेजेस प्रोग्राम्स, यानी किसी ने इस तरह किया कि आपका ज़बरदस्ती जानबूझकर जो प्रोग्राम थे उनको रिमूव कर दिया या डिलीट कर दिया। तो ये भी सॉफ्टवेयर थेफ्ट के ज़ुमरे के अंदर या सॉफ्टवेयर थेफ्ट की बाउंड्री के अंदर आता है। इसी तरह से इलीगली अगर किसी ने रजिस्टर कर लिया कोई किसी आर्टिफिशियल नाम से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रजिस्टर हो गया और आपने वो प्रोग्राम को उस प्रोग्राम को जो आपका सॉफ्टवेयर था उसको एक्टिवेट कर लिया, तो ये भी सॉफ्टवेयर थेफ्ट के ज़ुमरे के अंदर आएगा। इसी तरह से अगर किसी ने इलीगल कॉपीज़ बना ली, यानी आप नहीं चाहते थे कि आपने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की कॉपी अपने सॉफ्टवेयर की, बट उसने किसी तरह कोशिश करके कहीं से आपका सॉफ्टवेयर चुराया और उसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ बना ली, तो ये भी सॉफ्टवेयर थेफ्ट की बाउंड्री के अंदर आएगा, ये भी सॉफ्टवेयर थेफ्ट कहलाएगा। Then many manufacturers incorporate an activation process into their programs to ensure the software is not installed on more computers than legally licensed। नॉर्मली होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स जो इसको बनाने वाले होते हैं, वो इन सॉफ्टवेयर को बनाने वाले हैं, वो एक एक्टिवेशन प्रोसेस डाल देते हैं। एक्टिवेशन प्रोसेस का मतलब ये कि आपको कोई लाइसेंस देंगे या आपको कोई एक्टिवेशन की देंगे जिसके थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि सॉफ्टवेयर थेफ्ट को रोका जा सके, सॉफ्टवेयर की चोरी को रोका जा सके। ड्यूरिंग प्रोडक्ट एक्टिवेशन विच इज़ कंडक्टेड ईदर ऑनलाइन और बाय फोन, users provide the software products identification number
टू एसोसिएट द सॉफ्टवेयर विद द कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड। तो होता क्या है कि जब प्रोडक्ट एक्टिवेशन होती है, नॉर्मली आप जिस एजेंसी के साथ या जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट ख़रीदी थी, उस ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा था, उस कंपनी को आप कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, या ऑनलाइन ही रहते हुए उनकी वेबसाइट के थ्रू आप सॉफ्टवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ से लेते हैं, या सॉफ्टवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको प्रोवाइड करते हैं, और उसके अगेंस्ट में वो एक की जनरेट करके वो आपको दे देता है, या फ़ोन के पर आपको बता दी जाती है, ताकि आप सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करवा सकें। ठीक है, सो दैट इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन। अ लाइसेंस एग्रीमेंट, अ लाइसेंस एग्रीमेंट इज़ द राइट टू यूज़ ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा जब सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं तो सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट भी मिलता है। लाइसेंस एग्रीमेंट क्या करता है, लाइसेंस एग्रीमेंट ये बताता है कि आपको कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि आप ऑथराइज्ड हैं, आप इस चीज़ के ऑथराइज्ड हैं कि आप लीगली जो सॉफ्टवेयर आपने परचेज़ किया उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये नॉर्मली कंडीशन होती है, या आपके पास एक तरह का लाइसेंस, जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी है, गाड़ी आप उस वक्त तक नहीं चला सकते जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। लाइसेंस मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आप लीगली यू आर ऑथराइज्ड कि आप गाड़ी चला सकें। तो इसी तरह से आपने किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, बट आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उस सॉफ्टवेयर को चला नहीं सकते। ठीक है, जब तक आप सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज़ नहीं करते तब तक आप सॉफ्टवेयर चला नहीं सकते। तो लाइसेंस का काम ये होता है। अच्छा, अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है कि आप सॉफ्टवेयर को नॉर्मल, ये टिपिकल कंडीशन है, यानी नॉर्मली इसी तरह की कंडीशंस लाइसेंस के अंदर मेंशन होती हैं कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाज़ केसेस में इस तरह के एक ही सॉफ्टवेयर को आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो आपको लाइसेंस मिलेगा वो मल्टीपल इंस्टॉल के लिए मिलेगा। और फिर आपको ये भी बताया जाता है कि आप क्या चीज़ें नहीं कर सकते, यानी आप किस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं है, या लाइसेंस आपको किस चीज़ के लिए नहीं दिया जा रहा। तो आप ये सॉफ्टवेयर किसी नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे कि स्कूल की कंप्यूटर लैब हो गई। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मली लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट अकर्स व्हेन समवन स्टील्स पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर थेफ्ट की बात थी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन थेफ्ट की बात है। इंफॉर्मेशन थेफ्ट उस वक्त अकर होती है जब कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। मिसाल के तौर पर आपका पासपोर्ट नंबर है, या आपका CNIC नंबर है, या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी ने चुरा ली। इसी तरह से आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है या डेबिट कार्ड का नंबर है, अगर किसी ने चुरा लिया तो वो आपको डैमेज कर सकता है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल थी, तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन चुरा ली तो उसके थ्रू वो कुछ भी कर सकता है आपके बारे में। कोई डेटा, कोई आपकी आपसे रिलेटेड कोई बैंक अकाउंट अगर आपने खोला हुआ है तो हो सकता है उसको एक्सेस कर सके वो, या उसको हेल्पफुल हो सके आपके बैंक अकाउंट तक एक्सेस करने में। इसी तरह से इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा दैट इज रीडेबल बाय ह्यूमंस इनटू इनकोडेड कैरेक्टर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसी तरह से इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को एक ऐसी फॉर्म के अंदर लेकर आ जाते हैं जो कि नॉर्मली ह्यूमंस के लिए रीडेबल तो होती है, मतलब आपको कैरेक्टर ज़रूर नज़र आएंगे, बट दे आर मीनिंगलेस, उनका कोई मीनिंग नहीं होगी, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो इंक्रिप्शन के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं, उसको एक सिक्योरिटी डाल सकते हैं, उसके ऊपर एक सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, देन इंक्रिप्शन काम किस तरह से करती है। सबसे पहले तो ये कि एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक इंक्रिप्शन, सबसे पहले क्या है कि द सेंडर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट टू बी सेंड बाय ईमेल टू द रिसीवर। ये सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, इस सेंडर ने एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जो कि इसको भेजना है, ईमेल करना है रिसीवर के पास। सही, तो अब ये इसने जो डॉक्यूमेंट था वो क्रिएट कर लिया। अब द सेंडर यूजेस द रिसीवर्स पब्लिक की टू इनक्रिप्ट अ मैसेज। अब होगा क्या कि इस रिसीवर के पास, ये रिसीवर है, इसके पास एक की मौजूद होगी। की जो है वो एक डिजिटल टर्म है, यानी आप समझ लें जैसे मिसाल के तौर पर ये जो बॉक्स दिया हुआ है,
इसको हम की कह रहे हैं, इस कंप्लीट बॉक्स को हम एक की कह रहे हैं। तो इस की को इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और जब इस डॉक्यूमेंट को के ऊपर अप्लाई कर दिया तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो मीनिंग लेस हो जाएगा, यानी अब ये इस कैरेक्टर फॉर्म के अंदर नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है द न्यू प्लांट विल बी लोकेटेड, अब ये इस तरह की कोई सेंटेंस यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, बल्कि कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन या कुछ अलग तरह के कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाएगी वाया इंटरनेट, और रिसीवर यूजेस हिज और हर प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट द मैसेज। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब यूज़र के पास ईमेल पहुँचेगी तो ये अपनी इस की को यूज़ करके मैसेज के ऊपर अप्लाई करेगा, और फिर जो मैसेज था वो डिक्रिप्ट होकर इस यूज़र तक पहुंच जाएगा, और फिर ये यूज़र जो है वो उस मैसेज को पढ़ सकता है। देन अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज एन इनक्रिप्टेड कोड दैट अ पर्सन, website or organization attaches to an electronic message to verify the identity of the message sender, often used to ensure that an imposter is not participating in an internet transaction। तो डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक इनक्रिप्टेड कोड है, जिसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है, इवन किसी पर्सन की तरफ से, किसी आदमी की तरफ से, या किसी वेबसाइट की तरफ से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो ऑथेंटिक है। यानी ये डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के काम आता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि फ़राज़ साहब ने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की, तो डिजिटल सिग्नेचर ये बताएंगे कि ये वाकई ही ये इन्फॉर्मेशन फ़राज़ साहब ने सेंड की है कि किसी और ने सेंड नहीं की, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो फ़राज़ साहब को असाइन किया गया था वो किसी और को असाइन नहीं किया गया। जैसे नॉर्मल सिग्नेचर्स हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो यूनिक होते हैं, हर यूज़र के जो सिग्नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, हर यूज़र के डिफरेंट होते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर काम आते हैं। अब डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ अ नोटिस दैट गारंटीज अ यूज़र और अ वेबसाइट इज़ लेजिटिमेट। डिजिटल सर्टिफिकेट का काम क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेट ये गारंटी करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, मिसाल के तौर पर आप ब्राउज़र खुला हुआ है आपने और उसके थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब डिजिटल सर्टिफिकेट्स ये बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सेस की है ये लेजिटिमेट है या लीगल इन्फॉर्मेशन है, और जो वेबसाइट है वो लीगल वेबसाइट है। अ वेबसाइट दैट यूजेस इंक्रिप्शन टेक्निक्स टू सिक्योर इट्स डेटा इज़ नोन एज सिक्योर साइट। जो वेबसाइट इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज़ करती है उसको हम सिक्योर साइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट की एक एग्जांपल दी है, ठीक है। यहाँ पर ये डिजिटल सर्टिफिकेट मौजूद है, और इसी तरह से अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना है तो ये HTTPS यूज़ कर रहे हैं, सही है। और जब आप अपने ब्राउज़र को खोलते हैं तो यहाँ पर आपको ये लॉक का साइन नज़र आता है। लॉक के साइन का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है। अब जब आप इसके ऊपर टैप के मतलब इस लॉक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट नज़र आ जाएगा, ठीक है। ओके, हार्डवेयर थेफ्ट, वैंडलिज्म एंड फेलियर। हार्डवेयर थेफ्ट इज़ द एक्ट ऑफ स्टीलिंग डिजिटल इक्विपमेंट, यानी किसी ने आपका इक्विपमेंट ही चुरा लिया, आपका कंप्लीट प्रोसेसर ही जो है वो चुरा के लेकर चला गया। हार्डवेयर वैंडलिज्म इज़ द एक्ट ऑफ डीफेसिंग और डिस्ट्रॉइंग डिजिटल इक्विपमेंट। यानी हार्डवेयर वैंडलिज्म का नॉर्मली मकसद लूट मार होता है, यानी आपने तोड़ फोड़ कर दी किसी चीज़ की। तो अब आपने क्या किया कि आपको वो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आपने जाकर उसके कंप्यूटर को या कोई मोबाइल डिवाइस थी उसको जाके तोड़ दिया, तो उसकी वजह से अब उसके पास जो डेटा था वो क्रैश हो गया, या उसकी हार्ड ड्राइव अगर क्रैश हो गई, डैमेज हो गई, तो फिर अब उसका जो डेटा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वैंडलिज्म के अंदर आता है। जबकि थेफ्ट का मतलब आपने चीज़ ही चोरी कर ली, मिसाल के तौर पर हार्ड ड्राइव चोरी हो गई, हार्ड ड्राइव चोरी हो गई तो आपका डेटा ख़त्म हो गया या आपके पास डेटा नहीं रहा, ठीक है। फिर हार्डवेयर थेफ्ट एंड वैंडलिज्म सेफ गार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? फिर इसमें यह है कि आप अपने कंप्यूटर्स को लॉक लगा कर रखें, मतलब ये एक सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि आप ले सकते हैं।
अलार्म सिस्टम लगा लें अगर बड़ा कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉर्मली पर्सनल पीसीज के लिए नहीं है, लेकिन ये कि पर्सनल अगर सिक्योरिटी करनी है तो एटलीस्ट कम से कम अगर आप लॉक लगा सकते हैं, अपने फिजिकल लॉक्स की बात करें वो लगा सकते हैं तो फिर आप बेशक लगा लें। अच्छा जी, इसी तरह से सिक्योरिटी डिवाइस ट्रैकिंग ऐप्स लगा सकते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर फेलियर सेफ गार्ड्स, यानी आप सर्च प्रोटेक्टर्स लगा सकते हैं, यूपीएस यूज़ कर सकते हैं, और डुप्लीकेट कंपोनेंट्स और डुप्लीकेट कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। बैकअप क्या होता है? बैकअप का मतलब ये होता है कि आप अपने फाइल या प्रोग्राम का डुप्लीकेट बना कर रखें। अगर इन केस अगर आपका प्रोग्राम या फाइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आप बैकअप को यूज़ कर सकें। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि ऑफ साइट बैकअप्स आर स्टोर्ड इन अ लोकेशन सेपरेट फ्रॉम द कंप्यूटर्स और मोबाइल लोकेशन। अब नॉर्मली जो केस है वो ये हो रहा है कि आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है या कोई फाइल मौजूद है तो आप उसका बैकअप क्लाउड स्टोरेज के ऊपर बना देते हैं, यानी क्लाउड के ऊपर जाकर स्टोर कर देते हैं एक ऐसी लोकेशन जो कि आपके पास मौजूद नहीं है बल्कि किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर गूगल ड्राइव है, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस हैं। यहाँ पर अगर आप अपना डेटा स्टोर कर देते हैं तो इसकी वजह से आपको बैकअप मिल जाता है। ओके, कैटेगरीज ऑफ बैकअप्स, अब ये मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो अब इसमें फुल कैटेगरी है, डिफरेंशियल कैटेगरी है, इंक्रीमेंटल है, सेलेक्टिव है, कंटिन्यूस डेटा प्रोटेक्शन है और क्लाउड। ये सारी बैकअप की कैटेगरीज हैं। यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन को फुली बैकअप कराना चाहते हैं या ऐसा है कि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को बैकअप नहीं करवाना चाह रहे हो, यानी फ़र्ज़ करें आपने कोई फ़ाइल बनाई, ठीक है, और उस पूरी की पूरी फ़ाइल को उठाकर आपने बैकअप के तौर पर डाल दिया। फिर आप जब दोबारा उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुई इस फाइल के अंदर, फिर आप क्या करेंगे, दोबारा पूरी कंप्लीट वही फाइल उठाकर दोबारा बैकअप के ऊपर डाल देंगे। तो ये जो है वो तरीका आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये दूसरा तरीका डिफरेंशियल का है। डिफरेंशियल का मतलब आप जो है वो कुछ पार्ट्स अपने फाइल के जो कि मतलब इस तरह हो रहा है कि आपके पास एक्चुअल फाइल मौजूद है, उसमें से मुख्तलिफ पार्ट्स आपने उठाया और उन पार्ट्स को उठाकर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको उठाकर आपने जो है वो बैकअप करा दिया। इंक्रीमेंटल के अंदर जैसे जैसे आपके फाइल के अंदर कोई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं तो वो आपने उठा कर डाल दी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं बैकअप की कैटेगरीज। इस तरह सेलेक्टिव है। बेसिकली डिफरेंशियल और सिलेक्टिव जो है वो रिजेम्बलेंस उनके अंदर ज़रूर है। सिलेक्टिव के अंदर भी यही है कि आप चीज़ों को बैकअप जब बनाते हैं तो सिलेक्टिव बैकअप बना रहे हैं चीज़ों का। अच्छा जी, इसके बाद इसकी जो जनरेशन है, 3 जनरेशन ऑफ बैकअप पॉलिसी हैं, यानी आप सबसे मेन जो है वो ग्रैंड पेरेंट कह रहे हैं इसको। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट सबसे कोर डेटाबेस है। फिर उसके बाद आप पेरेंट बनाना चाहें तो ठीक है, पेरेंट बना लें, और फिर उसके बाद आप चाइल्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट सबसे जो मेन बैकअप है आपका वो होगा। उसके बाद फिर पेरेंट आएगा और फिर उसके बाद चाइल्ड आएगा। ओके, यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, यानी इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो दी हुई है। फुल बैकअप में क्या है, कॉपीज ऑल ऑफ द फाइल्स ऑन अ मीडिया इन द कंप्यूटर। तमाम का तमाम जितनी फाइल्स हैं वो सारी की सारी कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से फिर डिफरेंशियल बैकअप है कि कॉपीज ओनली द फाइल्स दैट हैव चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप। अगर कोई पार्ट चेंज हुआ है तो आप उसकी सिलेक्टिव चीज़ें उठाएं और उठा के उसको कॉपी करा दें। इसी तरह से इंक्रीमेंटल बैकअप है। इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर कॉपीज ओनली द फाइल्स दैट हैव चेंज सिंस द लास्ट फुल और इंक्रीमेंटल बैकअप, यानी लास्ट टाइम सिर्फ वही फाइल्स कॉपी कराएं जो कि लास्ट टाइम कॉपी नहीं हो सकी थी, यानी जहाँ तक आपने लास्ट टाइम तक छोड़ा था उससे अगली जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको कॉपी कराना शुरू करते हैं। सिलेक्टिव बैकअप के अंदर यूजर्स चूज विच फोल्डर्स एंड फाइल्स टू इंक्लूड इन बैकअप। कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, सेलेक्टिव फाइल्स और फोल्डर्स हैं जिनको कॉपी कराना है। इसी तरह से कंटिन्यू डेटा प्रोटेक्शन है। ऑल डेटा इज बैक्ड अप व्हेनेवर अ चेंज इज मेड। अगर कोई चेंज जैसे ही अकर होता है तो कंप्लीट पूरा का पूरा डेटा जो है वो बैकअप हो जाता है, बजाय इसके कि कुछ पार्ट्स बैकअप हो।
कंप्लीट डेटा बैकअप हो जाता है। क्लाउड बैकअप में क्या होता है, फाइल्स आर बैकड अप टू द क्लाउड एज दे चेंज। ठीक है, जैसे ही फाइल्स कोई चेंज होती हैं तो क्लाउड के ऊपर, जहाँ जैसे गूगल ड्राइव है उसके ऊपर जाकर सेव हो रही हैं, तो पूरी की पूरी फाइल दोबारा से जाकर सेव होती है। वायरलेस सिक्योरिटी, wireless access poses additional security risks. Some perpetrators connect to others' wireless network to gain free internet access or confidential data. Others connect to a network through an unsecured wireless access point or web or combination router. तो होता यह है कि वायरलेस एक्सेस जो है वो भी एक सिक्योरिटी रिस्क है। नॉर्मली होता क्या है कि परपेट्रेटर्स जो हैं वो दूसरों के नेटवर्क के अंदर इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नेटवर्क के अंदर जाने की कोशिश करते हैं जिसका एक्सेस, जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हैं ही नहीं। सही है ना, यानी फर्स्ट कर लिया कि आपके नेबर के पास वाईफाई का एक्सेस है और उसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है, तो अब आपकी कोशिश अगर ये होगी कि आप जो है वो पड़ोसी के इंटरनेट या पड़ोसी के वाईफाई को के साथ अटैच होने की कोशिश करें, तो आप एक परपेट्रेटर कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी आप फ्री में इंटरनेट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और फ्री में तो इंटरनेट यूज़ ही कर रहे हैं, साथ साथ उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा भी आप चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से अदर्स कनेक्ट टू अ नेटवर्क थ्रू एन अनसिक्योर्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट और कॉम्बिनेशन। नॉर्मली होता ये है कि ये ऐसी सूरतों में, ऐसी कंडीशन के अंदर इस तरह की सिचुएशन पेश आती है जब आप किसी अनसिक्योर्ड नेटवर्क के ऊपर को एक्सेस करते हैं, यानी अगर आपके पड़ोसी ने कोई सिक्योरिटी लगाई हुई ही नहीं है तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उस चीज़ को एक्सेस करना या उस वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस करना। ठीक है, अच्छा जी, टेक्नोलॉजी एथिक्स एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी एथिक्स आर द मोरल गाइडलाइंस दैट गवर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन systems and related technologies. Information accuracy is a concern. Not all information on the internet is correct. सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी इथिक्स क्या है। टेक्नोलॉजी इथिक्स का मतलब ये वो मोरल गाइडलाइंस है, वो अखलाकियात हैं जो कि जब आप कंप्यूटर यूज़ करें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर को किस तरह इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के ऊपर जब आप कोई चीज़ डाल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। या जब आप किसी को किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेटा आपसे रिलेटेड नहीं है, यानी मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी है। तो जब कभी उस डेटा को यूज़ करें तो हमेशा नाम यूज़ करें, उसको मेंशन करें जिससे रिलेट करता है डेटा। ठीक है, इसी तरह से इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी इज़ अ कंसर्न। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी बहुत बड़ा कंसर्न है। जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो। जैसे विकीपीडिया के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भी हो। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू यूनिक एंड ओरिजिनल वर्क्स सच एज आइडियाज, इन्वेंशंस, आर्ट्स, राइटिंग्स, प्रोसेसेस, कंपनी एंड प्रोडक्ट नेम्स एंड लोगोस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये वो ओरिजिनल काम है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करता है। यानी किसी ने कोई इन्वेंशन की, ठीक है, और उस इन्वेंशन को उठा के उसने इंटरनेट के ऊपर डाल दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी। रिसर्च पेपर्स हैं, वो किसी ने रिसर्च पेपर लिखा और उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। तो बेसिकली ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं, उस बंदे की प्रॉपर्टी हैं जिसने उसको ईजाद किया या उसको लिखा और फिर उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। अब आप अगर उस डेटा को उठाकर अपने पास यूज़ करते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एहतराम करें। ठीक है, उसको मेंशन करें अपने, अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो या तो उससे परमिशन लें या फिर उसको मेंशन करें कि ये काम जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है मेरा काम नहीं बल्कि किसी और ने काम किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स टू विच क्रिएटर्स आर एंटाइटल्ड टू देयर वर्क। ठीक है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एनी टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जब कोई कंटेंट लिखता है कोई बंदा, तो उसके कॉपीराइट्स उसके पास होते हैं, और अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं तो इसका मतलब है आपने उसके कॉपीराइट्स की वायोलेशन कर दी है, जो कि एक क्राइम है। तो उसके बाद डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट इज़ ए स्ट्रेटेजी डिज़ाइन टू प्रिवेंट इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज़, म्यूज़िक एंड अदर डिजिटल कंटेंट। तो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के ज़रिए
नॉर्मली इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन जो मूवीज़ की होती है, म्यूज़िक की होती है, उसको रोका जाता है। अच्छा जी, इसके बाद फिर है अ कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ रिटन गाइडलाइन दैट हेल्प्स डिटरमिन वेदर अ स्पेसिफिकेशन इज़ एथिकल, अनएथिकल और अलाउड और नॉट अलाउड। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है कि आपको ये गाइडलाइंस मिल गई कि कौन सी चीज़ जो है अगर आप करेंगे, किसी फर्ज करें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप करेंगे तो वो एथिकल काउंट होंगी, और अगर जो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप करेंगे तो अनएथिकल काउंट होंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अलाउड हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अलाउड नहीं है। ये तमाम की तमाम बातें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नॉर्मली लिखी जाती हैं। अच्छा, अब ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है? ग्रीन कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरमेंटल वेस्ट while using computers, mobile devices and related technologies। तो ग्रीन कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि क्योंकि एनर्जी इसमें खर्च हो रही है, आपका कंप्यूटर जब ऑन हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस किया जाए। और इसी तरह से आप जब कोई प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसके अंदर पेपर यूज़ हो रहा है, तो अगर आप कम से कम पेपर को यूज़ करें तो ये ग्रीन कंप्यूटिंग कहलाती है। यानी आप एनर्जी को कम से कम वेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ को वेस्ट करने से बचा रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या होती है? इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रेफर्स टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू डिनाई और रेस्ट्रिक्ट द कलेक्शन, यूज़ एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल या कंपनीज नहीं चाहती कि उनकी कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो कि लीक हो जाए, कोई इस तरह का फार्मूला है जो कि लीक हो जाए। फर्स्ट कर लें कि KFC है, ठीक है, KFC जो है ना वो नहीं चाहती कि उसकी रेसिपी स्टील हो जाए या उसकी रेसिपी कोई दूसरा देख ले, तो वो अपनी रेसिपी की इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखेगी। इसी तरह से जो इंटरनेट पे कंपनीज होती हैं उनके बहुत बड़े ह्यूज डेटाबेस स्टोर्स होते हैं। अब जो वेबसाइट्स होती हैं दे नॉर्मली कलेक्ट डेटा अबाउट यू सो दैट दे कैन कस्टमाइज एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेंड यू पर्सनलाइज ईमेल्स। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपसे डेटा इकट्ठा कर रही होती हैं, आपकी ईमेल एड्रेस मालूम कर रही होती हैं, फिर उसके बाद आपके पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करती हैं, जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी की एक तरह से वायलेशन के अंदर काउंट हो सकता है। इसलिए वो आपसे परमिशन मांगती हैं कि बराए मेहरबानी आप हमें परमिशन दे रहे हैं ताकि हम आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। इसी तरह से कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स जो होते हैं मॉनिटर करते हैं कंप्यूटर की यूजेज को और ईमेल्स मैसेजेस को, ताकि वो ये देख सके कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब अगर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करना, बचा के रखना है, तो फिर आपको ये तमाम की तमाम जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं इनको फॉलो करना चाहिए। यानी ये फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी कोई वेबसाइट आपसे कह रही है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, तो बहुत ही कम से कम इन्फॉर्मेशन आप उस वेबसाइट को प्रोवाइड करें। आप उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ ना दें, आप उसको CNC नंबर ना दें, कोई पासपोर्ट का नंबर ना दें। तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा केस इस तरह का हो कि जिस केस के अंदर वो आपको मतलब एक्सट्रीम केस हो, यानी आप फ़र्ज़ करें जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो रेगुलर वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करते हुए इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन अबाउट यू कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस व्हेन यू फिल आउट अ प्रिंटेड और ऑनलाइन फॉर्म। ये वही बात है कि अगर आपने कोई फॉर्म फिल कर दिया तो वो आपका प्रोफाइल बन जाएगा और वो उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी तरह से अगर आपने किसी से कोई प्रोडक्ट ख़रीदी थी, तो जैसे टीवी ख़रीदा या फ्रिज ख़रीदा, तो उसके साथ वारंटी क्लेम मिलता है। तो वारंटी क्लेम फॉर्म अगर आप फिल करके दे देंगे किसी को, तो पता चलेगा कि उसने वारंटी क्लेम के अंदर आपने अपना डेटा दिया, नाम पता वगैरह सब चीज़ें बता दी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई आपके बारे में। ओके, अब कुकी क्या होती है? कुकी इज़ ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट अ वेब सर्वर स्टोर्स ऑन योर कंप्यूटर। वेबसाइट्स यूज़ कुकीज़ फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकी एक छोटी सी स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो कि वेब सर्वर आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर देता है। और क्यों स्टोर करता है? उसका रीज़न ये है कि कुकीज़ अलाउ फॉर पर्सनलाइजेशन।
store username and passwords, assist when online shopping, track how often users visit a website और target advertisement। कुकीज़ का काम क्या होता है कि ये जैसे आप जब अपना ईमेल पासवर्ड देते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके सामने पॉपअप आ जाता है, वो ये कहता है कि डू यू वांट टू सेव योर आईडी और पासवर्ड। तो आप यस करते हैं तो वो फिर आपको दोबारा जो है वो जब वेबसाइट उसी वेबसाइट पे जाकर ही ईमेल एक्सेस कर रहे हैं याहू की या जीमेल की, तो आपको दोबारा ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं देना पड़ता, बल्कि डायरेक्ट आपके सामने स्क्रीन खुल जाती है। तो बेसिकली ये कुकीज़ जो होती हैं उनका काम होता है, कुकीज़ ये सारा का सारा काम कर रही होती हैं, और इनकी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो आप जो आपने डेटा दिया होता है वो मॉनिटर करती रहती हैं। जो वेब सर्वर है वो आपको ट्रैक कर रहा है, वो देख रहा है कि आपके इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, आप कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये कुकी को किस तरह से काम करती है यहाँ पर एक कंप्लीट सिनेरियो दिया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर फिशिंग क्या होती है। फिशिंग इज ए स्कैम इन विच अ परपेट्रेटर सेंड्स एन ऑफिशियल लुकिंग ईमेल मैसेज दैट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन योर पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिशिंग के अंदर जिस तरह मैंने कहा था कि एक स्कैमिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको एक मैसेज दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि भाई आपने तो 1 करोड़ रुपया जीत लिया, और वो लगेगा भी ऐसा कि कोई ऑफिशियल ईमेल है। मिसाल के तौर पर जीतो पाकिस्तान से आपको ईमेल आई है या मैसेज आया है, और अब अपना जो है ना वो CNIC नंबर भेज दें या अपना जो है वो ATM कार्ड का नंबर भेज दें और पिन भेज दें साथ में, तो दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। ओके, स्पाईवेयर और एडवेयर की हमने बात कर ली थी। स्पाईवेयर और एडवेयर क्या होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन by taking advantage of the trusting human nature of some victims and the naivety of the others। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। सोशल इंजीनियरिंग ये होती है कि आप किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं विदाउट हिज और हर कंसेंट, यानी अब आप ये कर रहे हैं कि आप किसी को बहला फुसला कर आपने फ़र्ज़ करें कि वेबसाइट के इंटरनेट के ऊपर किसी से दोस्ती कर ली। किसी से दोस्ती करने से मुराद ये है कि फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती कर ली, और फिर उसके बाद आपने उसको बहला फुसला कर उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो ले ली, और अब आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो अब आपने क्या क्या किया, सोशल इंजीनियरिंग की। इस टर्म को नाम दिया गया सोशल इंजीनियरिंग का, और फिर उसके बाद आपने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया इन्फॉर्मेशन। द कंसर्न अबाउट प्राइवेसी हैज़ लेड टू द enactment of federal and state laws regarding the storage and disclosure of personal data। ठीक है, तो फिर ये कि जब आप प्राइवेसी से रिलेटेड जो है वो फेडरल और स्टेट के मुख्तलिफ लॉज होते हैं। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग आ गई। कॉन्टेंट फिल्टरिंग। ओके, कॉन्टेंट फिल्टरिंग क्या होती है। कॉन्टेंट फिल्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन मटीरियल। मैनी बिजनेसेस यूज कॉन्टेंट फिल्टरिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेस दिया जाता है कि आप कुछ पर्टिकुलर मटेरियल या पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकें, इसके अलावा आपको एक्सेस नहीं होता कि आप कंप्लीट या पूरे के पूरे डेटा को एक्सेस कर सकें। वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू स्पेसिफिक वेबसाइट्स ओनली। और जो वेब फिल्टरिंग इस्तेमाल होती है वो इसलिए इस्तेमाल होती है कि आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वेबसाइट्स यूज़ करेंगे, इसके अलावा आपको कोई दूसरी वेबसाइट्स एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ समरी और दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।